नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसके असर को समझने और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। तो आज इस वक्त में बात करेंगे कट्टर ईमानदारी के दावे पर फिर उठे सवाल। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए हैं। जल बोर्ड के टेंडर में खेल करने का आरोप उनके ऊपर लगा है। तो आखिर बार बार ये आरोप लग रहे हैं, तो ईमानदार कहने वाले इस मॉडल पर भी ये अपने आप में बड़ा आरोप है और उनको इन चीजों के जवाब बार बार आम आदमी पार्टी को क्यों देने पड़ रहे हैं, ये सवाल उठता है। बात होगी यूपी की। यूपी के चुनावी रण में पीडीए पर सियासी वार तेज हो गया है और पी से पंडित कहा था अखिलेश यादव ने, और इस पर बीएसपी ने पलटवार किया है। उनके नेता आकाश आनंद का पब्लिक डराव अभियान, उन्होंने कहा पीडीए यानी पब्लिक डराव अभियान वाला पलटवार सामने आया है। उधर बीजेपी का 300 सीट वाले तंज के आखिर क्या है मायने, क्योंकि बीजेपी ने तंज किया था कि सपा ने कांग्रेस को 300 सीटें दी हैं गठबंधन में। तो इसके क्या है मायने, आखिर किस तरह से ये जो चुनावी रण है वो आगे बढ़ रहा है 2027 का, और इसमें क्या सोशल मीडिया कितना सक्रिय है और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी या जो जमीनी नेता हैं उनके किस तरह से जो वार प्रतिवार हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे झारखंड की, जहां परीक्षा विवाद पर फिर सड़कों पर संग्राम दिख रहा है। 40 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द होने के बाद नौकरी कर रहे सीजीएल अभ्यर्थी भी अब आंदोलन के लिए उतर आए हैं। उन्होंने पूछा है सवाल कि आखिर हमारा क्या कसूर। तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी के दावे पर फिर सवाल। दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी टेंडर मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों की कोर्ट में पेशी। टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का है मामला। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी। और आपको सीधे लिए चलेंगे लाइव के लिए, जहां पर इस वक्त कैबिनेट की ब्रीफिंग के लिए फोटोग्राफर्स को, कैमरामैन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मेहनत करते हैं आप हमेशा। किसी दिन आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। आप हमेशा हम लोग के फोटो खींचते हैं, आज आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। साथियों, आज 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो कि देश की मूलभूत ज़रूरतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं, और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन, और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एकदम नेपाल के बॉर्डर तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए। पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस अगर हम समझें तो हावड़ा से चेन्नई ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन लाइन है। अगर देश के रेलवे नेटवर्क को अगर हम समझें तो इसमें दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, फिर दिल्ली से लेके चेन्नई तक डायगनल और मुंबई से लेके हावड़ा तक डायगनल, और उसके बाद में गुवाहाटी तक जाने वाला नॉर्थ ईस्ट वाला लाइन। ये जो 7 लाइन्स हैं, ये these 7 lines are about 11% of the route, but they take 40% of the traffic. So बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसीलिए इन लाइन्स को एक फोकस्ड वे में
एक के बाद एक इनको डबलिंग, क्वाड्रुपलिंग, थर्ड लाइन, बेसिकली सबको क्वाड्रुपलिंग किया जा रहा है, 4 लाइन किया जा रहा है। इस चार्ट में आप देखेंगे हावड़ा से लेके चेन्नई तक पूरे रूट में जो रेड कलर में है वो आज अप्रूव हुए हैं, जो ब्लू कलर में है वो डीपीआर बनाने का काम उसका चल रहा है, डीपीआर फील्ड में सब कंप्लीट सर्वे वगैरह चल रहा है, और जो डार्क ग्रीन में दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी अप्रूव हो गई है या फिर ऑलरेडी बन चुकी है। सो दैट वे यू कैन सी फ्रॉम हावड़ा टू चेन्नई वी विल हैव कंप्लीट क्वाड्रुपल्ड जो 4 लाइन बनेगी हावड़ा से चेन्नई तक कंप्लीट। बहुत नई गाड़ियां चला पाएंगे, इससे कार्गो के मूवमेंट में आराम रहेगा और मेंटेनेंस करना आसान रहेगा। आज जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं 1, 2 and 3 these are on the हावड़ा चेन्नई line and 4 is on पारादीप कटक। मैं पहले प्रोजेक्ट पे आता हूं, खड़गपुर से भद्रक। खड़गपुर से भद्रक अगर हम देखें तो दिस गोज वाया बालेश्वर और नीचे रुपसा, रुपसा के बाद में नीचे भद्रक। ये कंप्लीट इसका पूरा उड़ीसा के कोस्ट के साथ है। इस कोस्ट के साथ जाने वाली ये लाइन है, इस लाइन को 4 लाइन कर रहे हैं अब खड़गपुर से भद्रक के बीच में। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया ऑल द वे कोलकाता से लेके चेन्नई तक, और उसका ये वाला सेक्शन आज अप्रूव हुआ है। ये इसका डिटेल्ड मैप है। इस डिटेल्ड मैप में आपको दिखेगा कि ट्रैफिक का फ्लो किस तरफ से है। ट्रैफिक का फ्लो कोल एरिया से है, आयरन ओर एरिया से है, और ऊपर हावड़ा से लेके चेन्नई तक जो कंप्लीट मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, पैसेंजर, इन सब गाड़ियों का ट्रैफिक का फ्लो इस तरफ है। बीच में धामरा पोर्ट एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट आता है, और एक पारादीप पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है, पूरी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी श्रद्धा का केंद्र है। और ओवरऑल ये कंप्लीट ये वाला कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में ये जो ईस्ट और साउथ को लिंक करने वाला कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के काफ़ी जगह तो थर्ड लाइन अभी ऑलरेडी बन रही है और कई जगह थर्ड लाइन बन भी चुकी है। अब उसके साथ ये 4th लाइन हो जाने से कंप्लीट आर्टरी, कंप्लीट ये मेन ट्रंक कॉरिडोर ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत फ्री ट्रैफिक रहेगा। डिफ़िकल्ट टेरेन है, इस टेरेन में मेगा ब्रिजेस भी आएंगे। 2 मेगा ब्रिज बनेंगे, एक तो सुबर्ण रेखा पे बनेगा, बहुत बड़ी नदी है, और इसके अलावा कई सारे 41 मेजर ब्रिजेस बनेंगे और 168 बनेंगे, 169 माइनर ब्रिजेस बनेंगे। जो स्टील के बहुत बड़े हब्स हैं, जखापुरा यानी कलिंगानगर, टाटानगर, दुर्गापुर, ये सारे के सारे मेन लाइन से जुड़ जाएंगे अच्छी कनेक्टिविटी के साथ। टोटल प्रोजेक्ट लेंथ है 173 किलोमीटर्स और प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी 3,352 करोड़, 3,352 करोड़। बालेश्वर, भद्रक और वेस्ट बंगाल की पश्चिम मेदिनीपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स इससे डायरेक्टली बेनिफिट होंगे। बहुत सारे इसमें सीमेंट के, स्टील के, पावर प्लांट और कई तरह के इंडस्ट्रियल नोड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से करीब 13 मिलियन टन कार्गो शिफ्ट होगा हाईवे से रेलवे में, एंड दैट विल सेव अबाउट 21 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर हम 83 लाख ट्रीज लगाते तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड सेव होता। उतना इस प्रोजेक्ट के बनने से कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग होगी देश में। दूसरा प्रोजेक्ट है आगे भद्रक से हरिदासपुर। खड़गपुर से, हावड़ा से चले खड़गपुर, खड़गपुर से चले भद्रक, भद्रक से चले नीचे और आए हरिदासपुर। हरिदासपुर में भी ऑलरेडी अप टू भद्रक से हरिदासपुर थर्ड लाइन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, कई जगह हो चुका है। वहाँ पे ये 4th लाइन बनाएंगे। ये 75 किलोमीटर्स की लाइन है, और अभी आपने भद्रक देखा, भद्रक से नीचे आगे हरिदासपुर। ये रेलवे का कंप्लीट इसका ट्रैफिक का फ्लो। ट्रैफिक के फ्लो में आप भद्रक से हरिदासपुर के बीच में एक जगह देखेंगे जखापुरा। जखापुरा इज़ कलिंगानगर, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टील का हब है। फिर आप कटक देखेंगे, कटक कनेक्टेड है तालचेर से, और आगे संबलपुर और झारसुगुड़ा से। ये बहुत बड़े पावर, कोल, स्टील
आयरन, लाइमस्टोन, इन सब के मूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्लीट ये कॉरिडोर है। और कटक 5000 साल पुराना शहर है। कटक को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, इसके लिए इस पूरे प्रोजेक्ट में रेल ओवर रेल, रेल फ्लाईओवर की डिज़ाइन की गई है। रेल फ्लाईओवर डिज़ाइन होने से काफ़ी जो कटक के अंदर कंजेशन होता था ट्रेन्स का, वो फिनिश हो जाएगा। अब इसमें भी मेजर मेगा ब्रिजेस बनेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेच है ये। 2 मेगा ब्रिजेस बनेंगे बैतरणी रिवर और ब्राह्मणी रिवर पे। दोनों ही बहुत बड़ी नदियां हैं, इस पे दोनों पे मेगा ब्रिजेस बनेंगे। ब्राह्मणी पे रिवर तो आप जो ब्रिज देख रहे हो, दैट विल बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। 1 किलोमीटर 1.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनेगा इस पे। 18 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 106 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, आरओबीज, आरयूबीज, बहुत सारा। 1583 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। 29 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इस प्रोजेक्ट से आएगा, जो कि हाईवे से शिफ्ट होएगा टुवर्ड्स रेलवे, एंड दैट विल सेव अबाउट 19 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 78 लाख ट्रीज। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की सेव होगी 433 करोड़ रुपीस एवरी ईयर, एंड 26 लाख ह्यूमन डेज इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसी सेम लाइन का आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास में एरिया है, गुम्मिदुपुंडी से लेके गुद्दूर तक। ये 90 किलोमीटर का है। यहाँ पे 3rd and 4th लाइन, अभी डबल लाइन है, इसको 3rd and 4th लाइन। मैप में आप देखोगे गुड्डूर से लेके गुम्मिदुपुंडी, और ये इसका ट्रैफिक का फ्लो मैप। ऊपर गुड्डूर विजयवाड़ा से थोड़ा सा नीचे आने पे, और उसके बाद में गुम्मिदुपुंडी, जहाँ पे तिरुपति बालाजी के लिए एक तरह से गेटवे टू तिरुपति बालाजी है, और नीचे जाने पे चेन्नई आता है। इस पूरे कॉरिडोर में बहुत नई तरह की इंडस्ट्रीज आ रही है, खासकर मशीनरी की इंडस्ट्रीज, कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कई तरह के फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स और कई तरह के कंपोनेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। और पीपल मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक खासकर साउथ के जो कई तमिलनाडु के और इसके जो हॉस्पिटल्स हैं फेमस, जैसे वेल्लोर का हॉस्पिटल है, इन सब फेमस हॉस्पिटल्स में जाने के लिए बहुत सारी गाड़ियों की डिमांड भी रहती है लगातार। तो ये क्वाड्रुपल हो जाने से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा ट्रैफिक के फ्लो में, और पैसेंजर और नई गाड़ियाँ, एक्सप्रेस गाड़ियाँ चला सकेंगे। ऑलरेडी हाईली कंजेस्टेड कॉरिडोर्स हैं ये, 131% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। तमिलनाडु की तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट और आंध्रा की तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के लिए ये डायरेक्टली बेनिफिशियल होंगे। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 2229 करोड़, और एक मेगा ब्रिज है, स्वर्णमुखी नदी है, स्वर्णमुखी रिवर पे 360 मीटर्स का ब्रिज रहेगा। $21 मिलियन टन कार्गो एक्स्ट्रा इससे आएगा रेलवे के पास, और 17 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 68 लाख ट्रीज प्लांट करते। उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सेव होता, उतना ही इस प्रोजेक्ट से, इस रेलवे लाइन से, ट्रैफिक रोड से रेल में जब शिफ्ट होता है तो 90% के आसपास करीब कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग होती है। सो दैट इज द एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ रेलवे। So that benefit will accrue because of this project, and 61 lakh human days employment इससे generate होगा। ये बहुत important project है कटक से पारादीप। कटक से पारादीप की importance आप देखो इस वाले project में देखो। नॉर्थ में झारखंड और उड़ीसा के आयरन और स्टील के एरियाज, इन सब का जो ट्रैफिक है वो आप अगर आप ऊपर से देखोगे, राजखरसवा एक जगह लिखी हुई है, वहाँ से लेके आते हैं हम नीचे जखापुरा, आगे भद्रक, धामड़ा पोर्ट की तरफ, और नीचे जाते हैं तो जखापुरा से आगे हरिदासपुर से पारादीप। तो कुछ ही दिन पहले हरिदासपुर से पारादीप डबलिंग
अप्रूव की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो जो झारखंड और नॉर्थ उड़ीसा का ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक मोस्टली पारादीप पहुंचेगा, जखापुरा, हरिदासपुर, पारादीप, इस लाइन से। और जो सेंट्रल उड़ीसा यानी तालचेर आप देख रहे हो, फिर झारसुगुड़ा, संबलपुर और छत्तीसगढ़, वेस्टर्न उड़ीसा और सेंट्रल उड़ीसा का जो ट्रैफिक है वो आएगा वाया तालचेर, निर्गुंडी, कटक टू पारादीप। पारादीप पोर्ट ईस्ट कोस्ट पे और देश के भी अभी सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है। अभी करीब 250 मिलियन टन का इसका कार्गो की कैपेसिटी है। और जितना तेजी से इसका एक्सपेंशन हो रहा है, दिस पोर्ट विल बी कैरिंग इन फ्यूचर, इन कमिंग ईयर्स, 450 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। 450 मिलियन टन्स कार्गो माने वर्ल्ड के मेगा पोर्ट्स में ये शामिल हो रहा है। तो मेगा पोर्ट के लिए आपको आर्टरीज, ट्रांसपोर्ट की जो आर्टरीज हैं, उनको अभी से इस पे काम करना चाहिए। That's why we decided to take both the projects, Haridaspur Paradip doubling and Cuttack Paradip quadrupling. Cuttack Paradip quadrupling का another benefit जो आएगा, बहुत सारा जो तालचेर, संबलपुर, ईब, झारसुगुड़ा, ये जो कोल बेल्ट का कोल है, which today travels by train to Tamil Nadu, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, वो सीधा पारादीप आ जाएगा। पारादीप से शिप में जाएगा, शिप में जाके देन इट कैन गो टू तमिलनाडु, देन इट कैन ऑल्सो कम टू द वेस्ट कोस्ट। कर्नाटक आ सकता है, केरल आ सकता है, महाराष्ट्र आ सकता है। तो बहुत आप जानते हैं कि शिप इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। शिप सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है ट्रांसपोर्टेशन में। तो शिप और रेलवे के कॉम्बिनेशन से ओवरऑल देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस है। और इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर होने के कारण पीपल मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। लोगों की लगातार डिमांड रहती है कटक पारादीप के बीच में, भुवनेश्वर पारादीप के बीच में, तालचेर पारादीप के बीच में और कलिंगानगर पारादीप के बीच में मूवमेंट के लिए पैसेंजर ट्रेन्स की, मेमू की, वंदे भारत की डिमांड लगातार रहती है। तो ये कैपेसिटी बन जाने से पब्लिक की पैसेंजर मूवमेंट की डिमांड भी फुलफिल कर सकेंगे और देश के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड बन जाएगा देश के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत थॉट गई है, इतना थॉटफुल इसमें प्लानिंग हुई है क्योंकि कटक शहर भी बहुत पुराना शहर है, 5000 ईयर्स पुराना है। मुझे कटक में सेवा करने का भी मौका मिला था। तो यहाँ पर कंजेशन ना हो, ये ध्यान रख के कंप्लीट प्रोजेक्ट का डिज़ाइन किया गया है। ये 2286 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया है काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे अच्छा काम होगा और इस काम से पूरे उस उड़ीसा के पूरे इस क्षेत्र में बेनिफिट होगा। 12 मिलियन टन कार्गो इमीडिएटली आ जाएगा। वैसे जब पारादीप पोर्ट का एक्सपेंशन होगा बाय 29, 30, 30, 32, 33 में, जैसे जैसे इसका एक्सपेंशन होगा तब और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कार्गो आएगा इसमें। इस लाइन पे अभी शुरुआत में 12 मिलियन लिखा है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा कार्गो इस पे आएगा। अब मैं आता हूँ बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट एक तरीके से पूरे बिहार के लिए एक बहुत मेजर लाइफलाइन बन रहा है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। अगर हम देखें नेपाल के बॉर्डर में सोनबरसा, सीतामढ़ी और नीचे मुजफ्फरनगर, यानी कंप्लीट एक बड़ी आर्टरी बनेगा, ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी ये मेन लाइन, मेन रोड बनेगी, जो कि बिहार के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। एटी 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में
और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। 30 मंथ्स में कंस्ट्रक्शन रहेगा। पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट यानी ब्लैक टॉप पेमेंट रहेगा इसमें। और 7 मेजर ब्रिजेस हैं, काफ़ी नदियाँ उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज वो हैं। 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 3 ROBs हैं, 6 अंडरपासेस हैं और बागमती रिवर पे 340 मीटर्स का बड़ा ब्रिज एक बनेगा। इसको हैम मोड में किया जाएगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। बहुत तेजी से यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ रहा है। माता जानकी के टेम्पल को भी कनेक्ट करेगा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी और जीना ईज ऑफ लिविंग वाला फैक्टर बढ़ेगा। 5 नए एयरपोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, शिप रिपेयर, शिपिंग रिफॉर्म्स हैं, रोपवेज हैं और ग्रीन पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं और गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, लो इनकम फैमिलीज़ के लिए आवास योजना के प्रोजेक्ट्स हैं और जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन जो कि एक नेचुरल एनर्जी के लिए, और PM सूर्य सरोवर योजना। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग भविष्य के लिए, और आज के यूथ को जो इंडस्ट्रीज़ पसंद आती है वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें खूब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, सेमिकॉन और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग्स की। प्रेजेंटेशन वैसे आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन जो भी लोग डाउनलोड करना चाहें उनके लिए QR कोड है। थैंक यू। Thank you, sir. So we'll, as per protocol, start from the left. Yes. सर, मैं सचिन बुधोलिया हूँ हिंदुस्तान समाचार से। ये जो सर रेलवे के जो मल्टी ट्रैकिंग का प्रोजेक्ट है, इसमें विजयवाड़ा से जो चेन्नई का सेक्शन है सर, ये एक GC/GQ लाइंस का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपका चेन्नई हावड़ा और चेन्नई दिल्ली, ये दोनों कॉमन उस पर होता है। तो ये 2 ट्रैफिक आकर के विजयवाड़ा से चेन्नई पर मर्ज करते हैं। तो इसका सर कैपेसिटी जो बढ़ाने की बात थी, इसमें अभी तक क्या हुआ, उसको अगर कुछ जानकारी अगर आप दे पाएँ तो। सर, मैं लक्ष्मण सी NBC आवाज़ से। मेरा सवाल ये है कि हावड़ा से लेके चेन्नई तक का जो हम लोग मल्टी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए हैं, तो उसमें आपने हर प्रोजेक्ट का आपने कंपैरेटिव स्टडी करके बताया कि कैसे कार्गो हाईवे से रेलवे में शिफ्ट करेंगे और कैसे इसमें बचत होगी। मेरा सवाल ये है कि चूँकि ये दोनों कोस्टल एरियाज़ हैं, हावड़ा और चेन्नई, तो क्या उन लोगों के बीच कार्गो मूवमेंट के लिए डायरेक्ट कोई ऐसा शिप लाइन से कंपैरेटिव स्टडी किया गया क्या कि रेलवे में कितना कॉस्ट होगा और डायरेक्ट कार्गो शिप करते हैं तो क्या कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा? Acha, 190, yes. Sir, I am Deepak from Times of India. My question is, you talked about this entire Chennai Howrah will be finally quadruple hoga. So what is the timeline for that? And second thing, you talked about how railway expansion is allowing railway to run more trains at a more speed. But we have seen that superfast trains still remain at 55 km/h as the average speed. So is there a proposal also to, because it doesn't gel well with the way we have expanded railways, and particularly when most of the tracks are more than 110 km. Are you going to review that? Second row? चलिए आपकी बात है। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन हाईवे का जो आपने जिक्र किया, इस प्रोजेक्ट में बागमती के ऊपर भी एक पुल की बात कही गई है। ख़ास तौर पे बिहार में जो 3 नदियां हैं, गंडक, बागमती और कोसी, इनके जो इस मौसम में बाढ़ का क्षेत्र होता है, वो कई बार प्रोजेक्ट्स पे भारी पड़ता है और ख़ास तौर पे बिहार में पुल गिरने का तो एक इतिहास ही बन रहा है। तो किस तरह से जो पुल बनने वाला है इस रूट पे, इस लेन पे, वो उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा और क्या कुछ एहतियात बरते जाएंगे अब नए इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि ये पुल गिरने वाली जो घटनाएं हैं वो ना हो पाए?
सेकंड रो में इधर इधर यहाँ सेकंड रो कंप्लीट कर लेते हैं। सर मैं दीपक उपाध्याय हूँ स्वदेश ज्योति से। ये जो पूरा 4 लाइन किया जाएगा हावड़ा से तमिलनाडु तक चेन्नई तक, उसमें आपने 433 करोड़ रुपए का जो ट्रैफिक लोड है वो ट्रक से जो सड़क से रेल पे चला जाएगा। तो इसमें जो सैकड़ों ट्रक और हज़ारों लोग जो ट्रक्स के साथ जो काम करते हैं, जो झारसुगुड़ा का कोयला और ये सब लेके आते हैं, उसका क्या कुछ प्लान है उसके लिए? ठीक है, पीछे थर्ड रो। यस सर, मैं निशांत हूँ ANI से। मेरा प्रश्न मुजफ्फरपुर सोनबरसा हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर के है। जैसा कि इन्होंने अभी पूछा था, मधुरेंद्र ने भी, कि फ्लड वाला एरिया है, 3 बड़ी नदियां हैं वहाँ पर, और ज़्यादातर समय में फ्लड रहता है, जो 3-4 महीने का समय रहता है। तो उसमें एक प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना और ठीक से पूरा करना, उसमें वो बहुत चैलेंज रहता है, और कई बार नेपाल से कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि एकदम से पानी छोड़ा जाता है नेपाल से। तो उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा? थर्ड रो, फोर्थ, एनीबडी एल्स लेफ्ट? अच्छा, इधर सेकेंड रो में। सर मेरा बस वही हावड़ा टू चेन्नई जो है उसमें ट्रेड कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो चेन्नई और हावड़ा दोनों ही बिजनेस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह माना, ट्रेडिशनल बिजनेस भी काफ़ी कैरी करते हैं। यस सर, थैंक यू। विजयवाड़ा से चेन्नई जो सबसे पहला क्वेश्चन था, विजयवाड़ा से चेन्नई अगर आप देख रहे हैं, जो ऑलरेडी सैंक्शनड है प्रोजेक्ट्स वो है डार्क ग्रीन में। विजयवाड़ा से चेन्नई अगर आप देखेंगे, यहाँ से विशाखापट्टनम, काकीनाडा और उसके आगे ये आ गया विजयवाड़ा, बीच में ब्लू कलर के अंदर दिख रहा है आपको, ब्लू कलर वाले स्ट्रेच में दिख रहा है। तो इसका कंप्लीट DPR का काम अभी चल रहा है, विजयवाड़ा से चेन्नई और विजयवाड़ा से ऊपर की तरफ इस पॉइंट तक, विजयनगरम तक, इसका कंप्लीट अभी DPR का काम चल रहा है। जैसे DPR बनेगा ये भी एक क्वाड्रुपलिंग होगा। तो ये क्वाड्रुपलिंग होने से, जैसा आपने स्वयं कहा, बहुत अच्छा पॉइंट था आपका, कि हावड़ा से चेन्नई रूट में भी ये कॉमन है, और चेन्नई से अपने मुंबई से चेन्नई वाले रूट में भी, दिल्ली से चेन्नई वाले रूट में भी ये कॉमन आता है। तो उन दोनों रूट्स के लिए इसका बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। इसका जब क्वाड्रुपलिंग हो जाएगी ये, उसका बेनिफिट इनको भी मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने 2 पॉइंट रेज किए, स्पीड का, कॉस्ट का और ट्रक्स के। देखो ओवरऑल देश में जो कार्गो का मूवमेंट यानी ट्रांसपोर्ट की जो डिमांड है, वो डिमांड करीब करीब 10% पर एनम से बढ़ रही है। यानी इतनी तेजी से डिमांड बढ़ रही है कि ट्रक्स का भी ग्रोथ होगा और ट्रेन का भी ग्रोथ होगा, एयरपोर्ट्स का भी ग्रोथ होगा, कार्स का भी ग्रोथ होगा, और ओवरऑल और वाटरवेज का भी ग्रोथ चाहिए। ओवरऑल जो हमारी देश की इकोनॉमिक जर्नी है आने वाले समय की और अभी तक की, इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा बॉटलनेक बना हुआ था। इस बॉटलनेक के कई रिजल्ट्स ऐसे हैं जो वर्षों तक, कई वर्षों तक जो निगलेक्ट रहा, 60 साल तक निगलेक्ट रहा, तो 12 साल में उसको ट्राई कर रहे हैं फिलअप करने का। ऑब्वियसली 60 साल के निगलेक्ट को आप 12 साल में कैसे फिलअप करेंगे? तो 38,000 किलोमीटर्स रेलवे ट्रैक बनाने के बाद में कम से कम आज एक मूवमेंट पहले से बेटर हुआ है। आप देखते हैं कि चाहे छठ हो, दिवाली हो, समर हो, होली हो, हर एक सीज़न में सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ट्रेन्स चला पा रहे हैं। लास्ट ईयर टोटल स्पेशल ट्रेन्स चली थी करीब 75,000 टोटल स्पेशल ट्रेन्स चली थी। तो ये पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे आने वाले समय में अब हर साल करीब 3,000 से 4,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट होगी। तो जो एवरेज स्पीड बढ़ने का विषय है,
एवरेज स्पीड बढ़ेगी जब कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर करीब देश भर के 80%, 81% ट्रैक्स को अपग्रेड किया है। बहुत पुराने ट्रैक्स थे, कई कई वर्षों तक उनका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था, तो इस एक दशक में 81% ऑफ द ट्रैक्स को अपग्रेड किया है और 99.6%, ऑलमोस्ट 100% ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई किया है। तो ये इतना मैसिव स्केल का काम है कि आज एक लेवल पे पहुंचे हैं, लेकिन ये एक शुरुआत है, ये केवल शुरुआत है। अब इसके आगे का जो लेवल हमें मेहनत करके बनाना है वो लेवल होगा जिस लेवल में एक आप एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप का देखोगे, ट्रेन्स की एवरेज स्पीड बढ़ेगी, सेफ्टी में जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है, 90% कम हुए एक्सीडेंट्स, वो और इम्प्रूव होगा, 90% कम हुए एक्सीडेंट्स। तो ये जो इम्प्रूवमेंट लाना है, इस इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके लेके आ रहे हैं। कॉस्ट का बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है अगर हम रेल, रोड, एयर, वाटर इन सबको कंपेयर करें तो सबसे सस्ता होता है शिपिंग का कॉस्ट, करीब 55 पैसा या उससे भी कम लगता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द शिप। एक जो अगर हम यहाँ पे केवल कोस्ट का हिसाब से देखें तो 55 पैसा पर टन पर किलोमीटर कॉस्ट आती है। ट्रेन से जाते हैं तो करीब करीब 1 रुपीज़ 60 पैसा, 1 रुपीज़ 60 पैसा पर टन पर किलोमीटर कॉस्ट आती है। रोड से लेके जाते हैं तो करीब 3 रुपीज़ 60 पैसा पर टन पर किलोमीटर कॉस्ट आती है एवरेज। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। और एयर से लेके जाते हैं तो और ज़्यादा कॉस्ट आती है। एयर से करीब करीब डिपेंडिंग अपॉन पार्सल, डिपेंडिंग अपॉन पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर फ्लाइट के साथ लेके जा रहे हो, इट वेरीज एनीवेयर बिटवीन 9 रुपीज़ पर टन पर किलोमीटर टू 35-40 रुपीज़ पर टन पर किलोमीटर। सो एयर सबसे एक्सपेंसिव, फिर रोड, फिर रेल और उसके बाद में शिपिंग इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव। ट्रांसपोर्ट की इकोनॉमिक्स में ये इस तरह का पैरामीटर, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स के इस तरह के प्रिंसिपल्स हैं। इसीलिए बहुत सारे देशों ने मैसिव इन्वेस्टमेंट्स रेलवे में किए ताकि उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम रहे देश की, इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए, मूवमेंट के लिए। और वही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जिम्मेदारी लेने के तुरंत बाद से रेलवे में बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे देश का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगी, एनवायरमेंटल बेनिफिट भी होगा। बिटवीन रोड एंड रेल एनवायरमेंटल पॉइंट जो आता है बार बार, जो आपने कई बार प्रश्न पूछा भी है, उसकी बहुत डिटेल स्टडी हुई है। डिटेल स्टडी के बाद में ये नंबर्स आए। रेलवे इज 90% लेस कार्बन डाइऑक्साइड इंटेंसिव कंपेयर टू हाईवे। और ये डीजल टू डीजल का कंपैरिजन है, डीजल ट्रेन से वर्सेस डीजल ट्रक। तो इलेक्ट्रीफाई हो जाने से उसका और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वो स्टडी भी कई साइंटिस्ट अभी कर रहे हैं इसका। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, देश के लिए, कि जितना डेवलपमेंट हाईवे में हुआ है उतना ही डेवलपमेंट रेलवे में भी हो। अनफॉर्चुनेटली 1950 से लेके लंबे समय तक, 50-60 वर्षों तक रेलवे को निगलेक्ट किया गया था। वो चेंज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद में वो एक सिग्निफिकेंट चेंज अपने पॉलिसी पैरामीटर्स में लाए। इससे ट्रक्स के लिए भी बेनिफिट रहेगा क्योंकि हाईवे भी नए बन रहे हैं, कार्गो बढ़ रहा है, अराउंड 10% के आसपास ग्रोथ है, और देश के एनवायरमेंटल बेनिफिट और लो कॉस्ट लॉजिस्टिक्स के लिए भी इसमें पैरामीटर्स रहेंगे। फ्लड्स और ब्रिज की डिज़ाइन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। आप सब जानते हो हाईवे की डिज़ाइन टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन टीम्स हैं, और नेशनल हाईवे का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। श्रद्धेय अटल जी के समय से लेकर अभी तक बहुत अच्छा नेशनल हाईवेज़ का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी ट्रैक रिकॉर्ड पे ब्रिजेस की डिज़ाइन बहुत ध्यान से करेंगे। आप निश्चिंत रहें, बागमती नदी में फ्लड्स की उन सब को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ब्रिजेस की डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू।
तो आप देख रहे थे कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में बता रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। उन्होंने बताया कि किस तरह से 4 फैसले रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े और एक प्रमुख फैसला हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ा है जो कैबिनेट ने जिस पर डिसीजन लिया है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ज़बरदस्त फैसले मोदी सरकार ले रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे इस वक्त की सारी ज़रूरी खबरें। शुभेंदु अधिकारी 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है उद्योग। राज्य में निवेश की कतार, 54,200 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश, जिनमें रश्मि ग्रुप, L&T, अमूल, लक्स कोजी और इमामी जैसी कंपनियां शामिल हैं। 5,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फ्रेमवर्क, 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, बंगाल AI मिशन, दुर्गापुर में सेमीकंडक्टर यूनिट और सिलीगुड़ी में IT पार्क। नए उद्योग और प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ता पश्चिम बंगाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस वक्त में बात करेंगे सियासत में दरअसल नारे तो बहुत गूंजते हैं, लेकिन जब जांच की दस्तक होती है तो नारों से ज्यादा मायने रखता है हिसाब। और यही हिसाब अब दिल्ली में मांगा जा रहा है पिछली सरकार से। दिल्ली में कट्टर ईमानदारी के इसी दावे पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। जिस आम आदमी पार्टी ने कट्टर ईमानदारी को अपनी सियासत का सबसे बड़ा हथियार बनाया, उसके एक और बड़े नेता पर भ्रष्टाचार के आरोपों की गाज फिर से गिरी है। दिल्ली के पूर्व जल मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड के STP टेंडर मामले में ACB ने गिरफ्तार किया है। उनके साथ 5 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। ACB के मुताबिक मामला 11 मई 2024 को दर्ज FIR से जुड़ा है। आरोप है कि STP अपग्रेडेशन और क्षमता बढ़ाने के टेंडर की तकनीकी शर्तों के लिए उसमें इस तरह के बदलाव किए गए कि एक खास कंपनी को फायदा मिले और प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाए। जांच का सबसे गंभीर पहलू डिजिटल सबूत है। ACB के मुताबिक मेल, WhatsApp और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से पता चला है कि टेंडर की शर्तें और कॉरिजेंडम आधिकारिक जारी होने से पहले ही निजी कंपनियों और संबंधित अधिकारियों के बीच साझा किए जा रहे थे। यानी शक की सुई इस ओर है कि कहीं टेंडर पहले से तय और सरकारी प्रक्रिया बाद में तो नहीं हुई। ACB के मुताबिक करीब 1,52,00,000 रुपए की कथित मनी ट्रेल भी सामने आई है। एजेंसी का आरोप है कि रकम AN इंटरप्राइजेज और दूसरी संस्थाओं के जरिए तत्कालीन DJB CEO उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के खातों तक पहुंची। सत्येंद्र जैन पर यह पहला गंभीर मामला नहीं है। मई 2002 में ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 18 महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2024 में उन्हें जमानत मिली थी। उस मामले की जड़ 2017 की CBI FIR में थी, जिसकी आय से अधिक संपत्ति के आरोप भी इसमें शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। जैन ने इसे पंजाब चुनाव से जोड़कर राजनीतिक कार्रवाई बताया है। आम आदमी पार्टी ने BJP पर साजिश का आरोप लगाया है। तो BJP का पलटवार है कि यह बदले की राजनीति नहीं, भ्रष्टाचार और मनी ट्रेल का हिसाब है। BJP के मुताबिक कट्टर ईमानदार कहने भर से कोई ईमानदार नहीं हो जाता। ईमानदारी का असली इम्तिहान हिसाब देने पर होता है। अब मामला अदालत और जांच एजेंसी के सामने है, लेकिन सियासी सवाल अपनी जगह है
कि जो पार्टी खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग और कट्टर ईमानदार बताती रही, उनके नेताओं पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं? क्यों नारों की चमक जांच की कसौटी पर भी कायम रहेगी, ये देखना होगा, या फिर ईमानदार राजनीति और हकीकत के बीच दूरी एक बार फिर से और गहराएगी और बढ़ेगी। तो बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके साथी मंत्री, उन सब की पोल पट्टी अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई है। दिल्ली विधानसभा में भी 19 सीएजी की रिपोर्ट्स केजरीवाल की सरकार की पोल पट्टी खोल रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि फर्जी मामलों में सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी इसलिए हुई कि वो पंजाब के सह प्रभारी हैं, वहां संगठन निर्माण के काम में जुटे हुए थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। उनको एक फर्जी बेबुनियाद झूठे 2 साल पुराने मामले में, जब वो थे भी नहीं तब उस वक्त जेल में थे, उस मामले में उठा के उनको जेल में डाल दिया जबरदस्ती, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के। सत्येंद्र जैन पहले भी बाइज्जत बरी हुए हैं, आगे भी बाइज्जत बरी होंगे। और बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नीयत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी एसटीपी प्लांट दिल्ली में नहीं लगा, और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर जहां पर एसटीपी प्लांट्स लगाकर दिल्ली में सुएज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे, जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हो, ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद जी, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जब बार बार बात कही जा रही है कि कट्टर ईमानदार बताते रहे अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम, उनका पूरा मंत्रालय, और एक बार फिर उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। निखिल, दिल्ली बदलने आए थे जब ये आपकी टीम ने दिल्ली में इलेक्शन लड़ा, आपको याद होगा अन्ना मूवमेंट के बाद, तो सच में लोगों को लग रहा था उस समय में कि ये राजनीति जो है देश में बदलने वाली है, और काफ़ी लोग इस बात से उत्साहित थे। लेकिन ये हुजूर के और सर जी के का जो राजनीतिक उदय रहा, वो किस तरह से आप ये देखिए कि शीश महल ने उनको एक तरह से बेनकाब कर दिया उस कट्टर ईमानदार वाली उस छवि को। और उसके बाद आप देखिए कि आप दिल्ली में जो कुछ चेंज करने के लिए आए थे, तो सबसे बड़ा दिल्ली की जो अभी कॉलोनियाँ हैं, नई नई कॉलोनी बनी, दिल्ली में पानी की समस्या थी, यमुना के शुद्धिकरण की समस्या थी, और उसमें दिल्ली जल बोर्ड का एक सबसे बड़ा रोल था। दिल्ली जल बोर्ड का आप ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरा दिल्ली जल बोर्ड एक तरह से माफिया, जो टैंकर माफिया है उसके हाथों में एक तरह से एक बंधक बना हुआ दिल्ली जल बोर्ड है। तो ऐसा क्या हो गया कि अगर ये सत्येंद्र जैन जिस समय में मंत्री थे और जो सीओ साहब राय साहब उसके ये थे, अब आप देखिए वो आलीशान महल, आलीशान बंगला तो वो सीओ के लिए बन रहा था। एक जो आप ये देखिए कि पूरा वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिसको अपने लिए चिन्हित किया था, उनमें ऑफिसर सबको घर दिया गया था। लेकिन सवाल हुआ कि क्या उन लोगों को पानी मिला जिसके लिए दिल्ली जल बोर्ड में एक सुधार के और एक रिफॉर्मेशन के लिए आए थे? अब ये कोई कल्पना कर सकता है कि एसटीपी प्लांट में ये घोटाला है? कोई कल्पना कर सकता है कि नाली और इसको सफाई के में ये घोटाला है? तब सवाल ये है कि आपकी नीयत ही नहीं थी इन सब चीज़ों को लेके। आपको हर चीज़ में अगर कटमनी का ये था, जो शराब का जो एक्साइज वाला आपका घोटाला है, वो अगर दिल्ली में आप एक्सपोज किया, तो आप देखते रहिए जो अभी कह रहे थे हर्ष मल्होत्रा कि जितने सीएजी की रिपोर्ट है, अगर कायदे से अगर उसकी जाँच हो जाए तो आम आदमी पार्टी का ये सारी छवि और जितने भी वो दलील दे रहे हैं सब एक तरह से पानी में धुल जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड इसकी एक शुरुआत है। जी,
एक राजनीतिक दस्तूर सा बन गया है विनोद जी की अगर जब आरोप लगे तो कह दो कि ये राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। संजय सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि पंजाब के चुनाव है इसलिए बीजेपी हमारे खिलाफ इस तरह का अभियान चला रही है। पॉलिटिकल पार्टी का ये विक्टिम कार्ड होता है निखिल, और ये विक्टिम कार्ड कहीं कहीं लोगों में एक तरह से इमोशनल ये भी बनाता है। तो जाहिर सी बात है वो पंजाब के प्रभारी हैं, तो पॉलिटिकल एक तरह से विक्टिम कार्ड संजय सिंह खेल रहे हैं। और इस तरह से आप देखिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक विक्टिम कार्ड होता है, चाहे वो आप गांधी परिवार में किसी को अगर करप्शन के चार्ज में, इवन की रॉबर्ट वड्रा पे भी आप करिए तो वो भी एक विक्टिम कार्ड हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए करप्शन के चीज़ों में उनको लाना और कोर्ट के सामने में उसको खड़ा करना मुश्किल। मुझे लगता है कि भारत में इन दिनों में तो एक तरह से एक फैशन बन गया है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे करप्शन के चार्जेस होंगे वो सीधे सीधे अपने लोगों के बीच उसका विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो संजय सिंह को इसमें फ़ायदा लगता है कि अगर सत्येंद्र जैन जी को अगर वो विक्टिम कार्ड बना के, विक्टिम बना के पंजाब में इसको ये करते हैं तो लोगों को में लगेगा कि भाई उसका एक प्रभारी है और उसको एक दिल्ली जल बोर्ड के मामले में अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, एक तो ताज़ा अपडेट्स आप हमारे साथ साझा करें। राउज अवनी कोर्ट में पेश किया गया है सत्येंद्र जैन और उनके जो साथ में कल्प्रिट्स हैं। दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं दरअसल, क्योंकि संजय सिंह कह रहे हैं कि पंजाब की राजनीति प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हमारा सवाल यह है कि दिल्ली के लोग आखिर क्या सोचते हैं, दिल्ली की सियासत कैसे प्रभावित होगी इससे? देखिए, दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं ये बहुत कुछ निर्भर करता है कोर्ट के फैसले पर। कोर्ट के फैसले के बाद अगर आप देखिए, अगर इनको जिस तरीके से मेरी आवाज़ आप मुझे वापस सुनाई पड़ रही है, एक बार मैं निवेदन करूंगा कि टेक्निकली थोड़ा इसको ठीक कर दिया जाए। जी जी जी, आप एक काम करिए कि अपना ईयरफोन अपने कान से निकाल दीजिए और मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। लगातार कोर्ट में ये दलीलें दी गई। एसीपी ने कहा कि जिन आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है हमें ये आशंका है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, और यही वजह है कि जो अंकित श्रीवास्तव इसमें एक आरोपी हैं उनकी पुलिस कस्टडी मांगी गई है। साथ ही 5 आरोपियों यानी कि सत्येंद्र जैन को मिला के जो 5 आरोपी हैं उनकी जुडिशियल कस्टडी की मांग एसीबी की तरफ से की गई है। सत्येंद्र जैन ने भी इस पूरे मामले में एक लंबी चौड़ी अपनी दलील पेश की और आप समझिए कि 2 बजे के आसपास इस सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद वापस से ये सुनवाई शुरू हुई तो लगभग 3 से 4 घंटे की सुनवाई के बाद लंबी चौड़ी दलीलें रखी गई और अब इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और अब से थोड़ी देर बाद दिग्विजय सिंह जो हैं स्पेशल जज सीबीआई, वो इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिरकार सत्येंद्र जैन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है। लेकिन इन सबों के बीच में एक बात तो तय है कि आखिरकार जो 1546 करोड़ रुपए का टेंडर था वो बढ़ के 1938 करोड़ का कैसे हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा एसीबी ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कोर्ट में कही है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हुआ है, मनी ट्रेल का पता चला है और ये लेन देन जो है उसकी व्हाट्सएप चैट भी हमें बरामद हुई है। तो जब व्हाट्सएप पे आरोपियों के बीच में हवाला लेन देन की बात हुई है तो हम कैसे ये ना माने कि इनके बीच में लेन देन हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, उन्होंने कुछ और चीज़ों का जिक्र किया है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एसीबी की तरफ से यह भी कहा गया कि 40A1, जैसा कि बचाव पक्ष ने यह कहा कि जब हमने 41A का नोटिस 3 अगस्त को हमें सर्व किया गया था, उसके बाद 5 अगस्त और उसके बाद एक एक करके सभी जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं सभी इस नोटिस के बाद पूछताछ में शामिल हुए तो आखिरकार उनकी गिरफ्तारी की गई। तो साफ तौर पर यह कहा गया कि 41A में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ सस्पिशियस एसीबी को लगता है तो अरेस्टिंग जरूरी हो जाती है। इसके अलावा साथ ही ये भी कहा है कि हवाला जांच में अभी हवाला का जो लेन देन है वो पेंडिंग है, उसकी जांच हर एंगल पर अभी नहीं हो पाई है, इसलिए भी कस्टडी जरूरी हो जाती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका जिक्र एसीबी की तरफ से किया गया। अब सत्येंद्र, मैं वही कह रहा हूं कि एसीबी ने कई सारी चीजें रखी हैं, फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसी के बाद दिल्ली की जनता भी फिर अपनी राय मशवरा करती है, राय बनाती है। हालांकि पॉलिटिकल इसमें जो कुछ भी रायशुमारी हो वो अलग बात है। अब मैं आपको बताऊं सत्येंद्र जैन ने कोर्ट के अंदर क्या कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि यमुना को साफ करने के लिए एसटीपी बनाए जाते हैं जिससे उसमें गंदा पानी ना जाए, वो हमने किया, ये हमारा चुनावी वादा था। उन्होंने यहां से अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मेरे पास 8 मंत्रालय थे, मुझे तकनीकी जानकारी ही नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे टेक्निकली जानकारी ही नहीं थी। जो सीओ की तरफ से कहा गया, जो दूसरे अधिकारियों की तरफ से कहा गया, मेरे पास फाइल आई, उसके बाद उसको मैं वैसे ही देखता चला गया। अधिकारियों पर मैंने आंख मूंद करके भरोसा कर लिया, यानी कि गलती आपकी तरफ से हुई।
हुई है और आप उसको अधिकारियों पर डाल दें, ये भी बहुत आसानी होती है। और उन्हें साथ ही ये भी सत्येंद्र जैन ने कहा कि 7 अगस्त को मुझे बुलाकर ऐसे टेक्निकल सवाल किए गए जिसका मुझे जवाब ही नहीं पता था, क्योंकि एसीबी इंटेंशनली मुझे आरोपी बनाना चाहती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कोर्ट को बताया है कि 30 मई 2022 को मुझे मंत्रालय से हटा दिया और मेरे पास कोई फाइल नहीं आई, और प्रोफाइल छोड़ने के बाद 6 से 7 महीने के बाद दिसंबर में ये टेंडर हुआ। तो आप ये बताइए कि जब मैं जेल में था तो बिना किसी प्रभार के, जब मेरे पास प्रभार ही नहीं था, तो इसमें मुझे आरोपी कैसे बनाया गया है? ठीक है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। एक तो सत्येंद्र जैन का ये कहना था कि अगर उस दौरान मैं, पहली जो आखिरी बात आपने कही है कि अगर मैं उस दौरान मंत्री नहीं था और मेरे पास विभाग नहीं था, मैं जेल में था, तो आखिर कोई ना कोई तो विभाग में था, तो यानी वो खुद ही अपनी ही पार्टी में, और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, अगर शायद वो उनका विभाग उनके पास था तो उनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। दूसरी बात, घोटाला हुआ है, घपला तो हुआ है, ये सामने चीज़ें एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर है। जैसा कि आपने बताया कि 1500 करोड़ से 1900 करोड़ का टेंडर कैसे पहुंच गया, तो अगर जो 400 करोड़ के आसपास का या जो भी घपला घोटाला हुआ है, जितना भी अमाउंट का, तो वो घपला हुआ है, किसने किया है, ये तो सवाल पूछा ही जाएगा। और उस मंत्री के तौर पर, विभाग के मुखिया के तौर पर सवाल उन पर ज़रूर पूछा जाएगा, और यही सवाल दरअसल दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहित, इस पूरी खबर तक हमको पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत आखिर गर्म क्यों है। ब्रेक के बाद जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अनबन प्यार, जरा सा यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है। टेस्ट ऑफ इंडिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुद्दों की तलाश में भटक रहे हैं सियासी दल, क्योंकि 2027 में चुनाव है, तो चुनाव सम्मुख है, तो मुद्दों की तलाश जरूर होगी। देश में एक्सपोर्ट से को लेकर बची प्रतिस्पर्धा के बीच उत्तर प्रदेश ने तीसरे पायदान पर अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। एक बीमारू राज्य के खिताब से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश दुनिया को निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहा है। यूपी और जापान के बीच निवेश और औद्योगिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने के लिए आज से नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का हाई लेवल CEO राउंड टेबल सेशन आरंभ हुआ है। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में जापान के प्रमुख उद्योग समूहों के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी निवेश की संभावनाओं पर मंथन कर रहे हैं। जाहिर है, योगी आदित्यनाथ सरकार आगामी चुनाव में विकास के मॉडल को सबसे प्रमुख मुद्दा बनाने जा रही है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात पर तैयारियां अन्य पार्टियों ने भी तेज की है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम मंदिर चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बनाकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का ऐलान कर दिया है। दोनों दलों ने ओबीसी और दलितों को साधने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए इंडी गठबंधन के सबसे मजबूत वोट बैंक मुस्लिम समुदाय में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम में पसमानदा समाज के 2 मुस्लिम चेहरों को शामिल किया है। तारिक मंसूर को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर है, बीजेपी की ये टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा की चुनौती बन सकती है और उसकी चुनौती को बढ़ा सकती है समाजवादी पार्टी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। अब उनके पी में
पंडित शामिल हो गया है। तो पी से पिछड़ा या पी से पंडित, ये बड़ा सवाल है। बसपा ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए इसे पब्लिक डराओ अभियान, पीडीए यानी पब्लिक डराओ अभियान बताया है। बसपा नेता आकाश आनंद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा डर बीएसपी से लगता है, इसी वजह से वो लगातार पीडीए की बात करती है। अखिलेश यादव चुनावी संग्राम में सोशल मीडिया को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि बीजेपी अपनी हार को लेकर पीडीए के दबाव जवाब में छोटी पार्टियों को तरजीह दे रही है। उनके मुताबिक आरएलडी को 73 सीटें, सुभासपा को 39 सीटें, निषाद पार्टी को 31 सीटें और अपना दल को 19 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी के साथ गठबंधन में। तो इस सियासत पर उसी शैली में पलटवार करते हुए बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी को यूपी में गठबंधन में 300 सीटें मिल सकती हैं। अखिलेश यादव अपनी हार की जिम्मेदारी दरअसल राहुल गांधी पर थोपना चाहते हैं, यह दावा बीजेपी ने कर दिया। तो इस पूरी सियासत को आप समझ सकते हैं। उधर मायावती ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव 2027 की तैयारियों के मद्देनजर बीएसपी में पार्टी उम्मीदवारों के चयन और उनके नामों की पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा तेज हुई है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने सोशल मीडिया की धार को तेज करते हुए सपा पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। राजभर ने लिखा है कि जब से आपकी पार्टी ने आजम खान को गृह मंत्री बनाने का ऐलान किया है, तब से आपके पीडीए यानी पीट देगा अशफाक गैंग का जोश हाई हो गया है। अब आपके और आजम खान दोनों के गुंडे बेअंदाज हो गए हैं। वे घेर घेर कर प्रदेश भर के गैर यादव पिछड़ों को सताना उन्होंने शुरू कर दिया है। खासकर उनके राडार पर कुर्मी समाज के लोग हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये चुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा जाएगा या नेता लोगों के बीच उनके मुद्दे भी सुने जाएंगे। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने राज्य के विकास को ही मुख्य एजेंडा बताया है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है। जापान के पास प्रिसीजन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है। तो उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। तो योगी आदित्यनाथ का ये अंदाज बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जापान की तुलना उत्तर प्रदेश की है कि स्किल भी है, स्केल भी है, एम्बिशन भी है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर भी है, तो जाहिर तौर पर वो कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर तीसरे पायदान पर आर्थिक तौर पर पहुंचाया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद तो बसपा को 200 से 300 लोगों की टोली बता रहे हैं। निष्कासित होते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। 250-300 लोगों का टोला है, बस वही चलता रहता है, उसी के अंदर सब कुछ घूमता रहता है। बहन जी, अगर चीज़ों को अपना आप देखें और प्रदेश के ऊपर नजर डालें तो उन्हें नजर आएगा कि दलित एट्रोसिटी की घटनाएं जो हैं, दलित उत्पीड़न की, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। देश का 26% दलितों का उत्पीड़न केवल उत्तर प्रदेश में है। और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा है कि यूपी में सपा के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देखो, ऐसा है कि 27 की तो बात दूर है, अभी 27 साल तक जो है उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, ये बात वो भी जानते हैं। इसलिए जो है वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए, खुश करने होने के लिए जो है वो इस तरह की खुशफहमी जो है वो पालते रहेंगे। लेकिन उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि 27 के चुनावी चौपाल हो या फिर 27 साल होने वाला हो चुनाव, उसमें जो है वो कोई वैकेंसी उनके लिए नहीं है। और सपा नेता शाहिद मंजूर क्या कुछ दावा कर रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। 2024 में चुनाव हुआ था, इसी पीडीए ने डबल इंजन की सरकार में पंचर कर दिया और 80 में 43 लेकर ये साबित कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीडीए का फार्मूला है वो सक्सेसफुल फार्मूला है और उसी फार्मूले से आने वाले चुनाव में भी हम
उत्तर प्रदेश की उस सरकार को जो काम के बदले में बुलडोजर चाहती है, हम हटाने का काम करेंगे। और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा को पीडीए की बदलती परिभाषा को लेकर घेरा है। अब पीडीए का मतलब है कि पहले तो पीट देगा यही, अब पीट देगा अशफाक। अब लखनऊ की खबर देखिए, पुलिस के साथ जिस तरह की बदतमीजी, ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर सारा काम हो रहा है। चाहे वो शिवपाल जी का बयान आजम खां जी को गृह मंत्री बनाने का हो, और चाहे अशफाक द्वारा की गई कार्रवाई, ये सब अखिलेश जी के इशारे पर हो रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी इस पूरी खबर पर जुड़ेंगे। तो अपने खास मेहमानों से हम आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले विनोद मिश्रा के पास हम आएंगे इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। विनोद जी, सबसे पहले तो आपको इस समझना चाहेंगे आपसे कि 2027 की लड़ाई जैसे जैसे सामने आ रही है, तो कभी बात मुद्दों की होती है, सॉफ्ट हिंदुत्व पर उतर आते हैं, कभी पीडीए की परिभाषा बदल जाती है, बीएसपी भी अब इस पे तेजी ला रही है। वहीं बात इस बात की हो रही है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया नैरेटिव्स गढ़ते रहेंगे, लोग एसी पीसी में बैठकर पीसी करते रहेंगे, या फिर आम लोगों की बात जमीन पर उतरकर सुनी जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है निखिल। आज में अगर यूपी के आप ये देखें कि यूपी के इस महाभारत में जो चुनावी संग्राम है, मुझे तो कभी कभार लगता है कि ये पूरा संग्राम सोशल मीडिया पे ही लड़े जा रहे हैं जी। क्या इंस्टाग्राम, ओम प्रकाश राजभर का कोट मैंने कहा है, उन्होंने कहा कि एसी में बैठकर पीसी करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप राजनीति के रूप में अगर जनता के पास में नहीं गए हैं, जनता के बीच में अगर आप नहीं हैं, तो जनता को क्या कौन सा मुद्दा चाहिए, ये बात तो सही में वो कह रहे हैं कि एसी में बैठ के पीसी कर रहे हैं। तो आप अगर पब्लिक के बीच में नहीं हैं, उनके सरोकार में नहीं हैं, और आप मुद्दा पीडीए का दे रहे हैं या कोई भी पार्टी इस तरह के मुद्दे को लोगों के बीच में दे रही है, तो ऐसा कम ही होता है कि आप मुद्दे को थोपे पब्लिक में कि ये मुद्दा है। इम्पोर्टेंट ये है कि आज का यूपी कहाँ है। तो निखिल, आज जब मैं देख रहा था कि अगर जापान से आए हुए सीईओज का जो यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 3-4 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है, और एक बड़े स्तर पे यूपी में इन्वेस्टमेंट का, जापान के इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ पे एक निवेश का एक बड़ा सा एक बन रहा है। तो वहाँ आप देखिए कि बदले दौर में अगर 10-12 सालों में, जैसा योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि एक बीमारू स्टेट से निकाल के यूपी को उन्होंने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी है। आज अगर एक्सपोर्ट में भारत का जो एक्सपोर्ट जंपिंग है, उस एक्सपोर्ट में अगर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है, तो आप बताइए कि यूपी में ऐसे मुद्दे कहाँ चलेंगे? क्योंकि आप इस मुद्दे को समझ नहीं रहे हैं कि जमीनी सरोकार जो लोगों को विकास से है, और एक एस्पिरेशनल स्टेट किस तरह से डेवलपमेंट को एक अपना सबसे एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माना है, चाहे वहाँ लोग हों या जो बिजनेसमैन हो या इंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी लोग हैं। तो अब सवाल है कि आप एक नैरेटिव्स लाते हैं। अब जब नैरेटिव्स लाते हैं तो नैरेटिव्स का जवाब राजभर जी सुबह सुबह आपको देते हैं जी। ये आप अगर मायावती की पूरी पार्टी देखिए तो वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो ये पूरा खेल अभी सोशल मीडिया पे है। देखना यह है कि सोशल मीडिया से उतर कर, अभी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से उतर कर ये पॉलिटिकल पार्टी कब तक मैदान में जाते हैं, कब तक वहाँ लोगों के बीच में जाते हैं। क्योंकि जब तक ये मैदान में जाएंगे तब तक योगी आदित्यनाथ कम से कम कई दौरे जो है वो कर चुके होंगे, जनपद स्तर तक और ब्लॉक के स्तर पर। बिल्कुल, लेकिन एक बात और सामने आती है कि आखिर जो आम लोग हैं वो भी इस मतलब जो जिसको कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, उन्हीं को रुझाने के लिए, उन्हीं को लुभाने के लिए सारा काम किया जा रहा है। और अगर उनके बीच में ही नहीं पहुंच रहे हैं, उनका रिस्पांस कैसा होना चाहिए? क्योंकि सीधी सी बात है कि जो चीज़ें बदल रही हैं वो उनके लिए बदल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है लोगों के जीवन में, वो होता है अपने से सरोकार और दूसरा रोजगार। आज अगर आप यूपी की हालत देखें कि अगर कोविड के बाद जो लोग वापस आए उत्तर प्रदेश में, चाहे वो गांव में या शहर में, अपने अपने लोगों के बीच में, क्या वो फिर वापस गए? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें से मैक्सिमम लोगों को यूपी ने अपने अंदर में एडजस्ट किया। सरकारों की योजनाएं हो या उनका अपना जो स्किल था, लोगों ने काम शुरू किया और लोग वहाँ पे अपना जीवन यापन शुरू किया है।
तो अगर यूपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज, जो उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि उस तरह का अभी एक्सप्रेसवे बनाने में और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क बनाने में यूपी नंबर 1 है। अगर आप देखते हैं कि 24/7 बिजली का के मामले में हो तो यूपी नंबर 1 है। अगर आप देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो यूपी नंबर 1 है। इस तरह चीज़ें अगर योगी आदित्यनाथ अपना एक कॉन्फिडेंस देते हैं उत्तर प्रदेश को लेके, तो जापान के सहित और कई देश के जो लोग हैं, अगर आप देखिए कि पूरे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी अगर देश की बात करेंगे तो नंबर 1 है। तो आप अगर देखिए कि इन सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश ने एक अपना लॉ एंड ऑर्डर से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लोगों में ये भरोसा दिखाया है कि यूपी सिर्फ प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा है, यूपी अपने मंजिल को पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जनता के नज़रों में है और जनता इस चीज़ों को सामने से देख रही है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। ये लगातार पीडीए का मतलब बदल रहा है, उसको लेकर के चाहे वो बीएसपी हो, बीजेपी हो, ये लगातार आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और सवाल एक ये भी है कि सिर्फ पीसी कर देने से या फिर आम लोगों के बीच में जाने की सियासत होगी, कैसे ये चलेगा? क्योंकि सोशल मीडिया नैरेटिव ज्यादा गढ़े जा रहे हैं इन चुनावों में। जी नमस्कार हमारे पैनलिस्ट साथियों और आपके दर्शकों को। देखिए, पीडीए कोई एक तंग कमरा नहीं है कि किसी को बाहर करने, किसी को काटने का। एक खुला मैदान है और सबके किसी को संतुष्ट करने की बात नहीं है। सबको उचित हिस्सेदारी, उचित भागीदारी, राजनीतिक ताकत, समाज के प्रत्येक वर्ग को जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, चाहे पीड़ित अगड़े हैं, ब्राह्मण हैं, चाहे क्षत्रिय, सबको लेकर के साथ चलने का जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है, संकल्प, वो हमारे नेता ने एक उसको पीडीए नाम दिया। और उसमें जो भी लोग सरकार से जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो कुछ एक लोग सत्ता की जो मलाई खा करके बाकी लोगों का हक और हुकूक को पीछे दबा के रखे हैं, किनारे रख दिए हैं, उनको सबको साथ ले आकर के सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना, परिवर्तन के पथ पर ले जाना, ये हमारे नेता का संकल्प है। उसमें विशेष रूप से जो सामाजिक न्याय की बात है, जिसमें जो वंचित लोग रह गए, पीछे के लोग रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में ले आने का प्रयास करना, ये जो इसकी मूल भावना है। तो ये कहना कि किसी उसमें समय पे परिभाषा बदल रही है, तो असल में जो आपने अभी लास्ट में बात कही कि जो लोग वंचित रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको इसमें जोड़ने की मुख्य बात थी, वो तो तब तक था जब वो पिछड़ा था। जब उसमें उन्होंने पंडित जोड़ दिया तो कहां से, किस तरह से उनको मुख्य धारा में दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आज देखिए, पंडित बहुत ही जागरूक और पढ़ी लिखी कौम है। वो समय समय पर समाज को दिशा देते हैं। क्या आज आप देख नहीं रहे पंडितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो उनकी हकमारी हो रही कि नहीं हो रही? उनको मुख्य धारा से पीछे ठेला जा रहा है कि नहीं ठेला है? उनके साथ अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया है? तो जो पीड़ित सब था उसमें वो भी है। समाज के किसी भी तबके का व्यक्ति जो सत्ता और सत्ता पोषित लोगों द्वारा पीड़ित उत्पीड़ित है, उसके साथ हम खड़े हैं। उसके हक हुकूक में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और परिवर्तन के बाद उसको उचित सम्मान और भागीदारी की वकालत समाजवादी पार्टी करती है, हमारे नेता करते हैं। ठीक है, जवाब देंगे आनंद दुबे जी। आनंद जी ये कह रहे हैं कि भाई पी जो है वो समय समय पर बदलता है, जो ही पीड़ित है वही पीडीए में है। किस तरह से आप इसको लेते हैं? नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पीडीए है क्या, इसको समझना आवश्यक है। पीडीए कुल मिलाकर पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश पार्टी है। डिंपल जी हैं और अखिलेश जी, यही पीडीए है। बाकी सब लोग सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो, लिखो फेंको, जिनका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है इस पार्टी। उत्तर प्रदेश की सत्ता में जब भी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का हमेशा दंगाइयों के साथ रहा, गुंडों के साथ रहा है। जो उत्तर प्रदेश उठते खसोटते थे उनके साथ रहा। अब समाज को जाति के नाम पर बांटकर, समाज के अलग अलग वर्ग को एक दूसरे से आकर समाजवादी पार्टी ने की और जमात जो राजनीति उत्तर प्रदेश में स्थापित की, उसको विकासवाद की राजनीति ने योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन दल ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन जो डबल इंजन की सरकार है उसने ध्वस्तीभूत करा है। वह गिर चुकी है, वह खत्म हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर जाति और समाज की
ये चाहे कितनी भी बार लें, ये ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मणों की बात करें तो फिर तो नीरज मिश्रा पर भी जवाब देना चाहिए। और एक अच्छा शेर है अनंत कुमार का कि होने लगी है जिस्म में विष तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। और उनकी अपील है कि उन्हें हम करें चाकू तसलियों से गुजारिश। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो लोग हैं जो खुद ही अत्याचार करते हैं और के कहते हैं कि हम ही यहाँ रहनुमा हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता इनके बारे में नहीं आने वाली है और ये कंफ्यूज है कि इनके पीढ़ी में कौन है कौन नहीं है। चूंकि इनकी हकीकत के सामने लगी है इसलिए परेशान है, बाहर परिभाषा बदल रहे हैं, लेकिन भाग बदले या परिभाषा बदले उत्तर प्रदेश अब इन पर यह नहीं करने वाला। ठीक है, आकाश आनंद ने भी इसकी एक नई परिभाषा दी है, और लोग इसकी परिभाषा दे लेंगे। विनोद जी, इसमें मैं थोड़ा सा इसका फलक का थोड़ा और विस्तार करना चाहूँगा, क्योंकि आपने देखा है कि ट्वीट्स के माध्यम से, जब बात हो रही कि सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा एक्टिव है लोग, ट्वीट्स के माध्यम से समाजवादी पार्टी कहती है कि RLD को 73 सीटें मिलेंगी इस बार, जब गठबंधन होगा। सुभाषपा को 39, निषाद पार्टी 31, अपना दल को 19। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो भाई 300 सीटें मिलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव राहुल गांधी के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं हार का। ये सियासत क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक दूसरे पर लानत मलानत नहीं है, इसके गहरे संकेत, गहरे अर्थ भी हैं। लेकिन यही मैं आज का हम लोगों ने इस बात की चर्चा शुरू की थी कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अगर अखिलेश यादव बीजेपी के सीटें बांट रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका मैसेज साफ साफ है कि वो और जो बीजेपी के साथ छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको ये बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी कम से कम बीजेपी में इतनी सीटें लेने की हैसियत है, चाहे वो सुभाषपा हो या RLD हो, वो सबके नंबर ऑफ सीट दे रहे हैं। तो बीजेपी ने आज उनका जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी को 3 से सीटें मिलने जा रही है, क्योंकि ये हार की जिम्मेदारी अखिलेश जी नहीं लेंगे और राहुल गांधी पे थोपेंगे। अब सवाल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोड्यूसर साहब को कहे जी कि जिस गठबंधन की बात सपा और कांग्रेस पार्टी करती है, अगर ये बात ज्यादा धर्मेंद्र जी बताएंगे जी कि अगर वो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सभी 400 सीटों पे अपने कैंडिडेट देने के लिए तैयार हैं और हमने इसका ग्राउंड वर्क भी शुरू कर दिया है। अजय राय पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी कई बार ये बात करते हैं जी। लेकिन आज का जो ये सीन है, अगर आप देखिए कि सपा के नेता आसू मलिक और खुद इमरान मसूद जी किस तरह से 2 इंजन है दोनों पार्टी के। बिल्कुल, ये वीडियो हमारे पास है। आप एक बार इस वीडियो चलाइए, फिर धर्मेंद्र जी इसका जवाब मैं इस वीडियो को चलाता हूं। ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नासिर से कि जरा उसको चलाएं, हमारे प्रोड्यूसर से। जो बता रहे हैं, एक मिनट माननीय विधायक जी, एक मिनट आप बीच में इंटरवेन नहीं करो। आप चेयरमैन सवाल देना है नहीं तो आप माननीय नहीं तो हम आप चेयरमैन नहीं आप चेयरमैन अनुमति लेकर नहीं आप चेयरमैन अनुमति लेकर के पूछें। अभी एक जब माननीय सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए, आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं नहीं हम नहीं बता सकते। नहीं, ये नियम से चलेगी, नियम से चल रही है। नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना नहीं, चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा करना, उसके बाद आप वो सवाल तो हमारा है, जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। माननीय विधायक जी, मदद की तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं। ये 2 सहयोगी हैं आपस में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के। विनोद जी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो वीडियो हमने चलाया है, सहारनपुर में दिशा की बैठक का है। तो ये ऑन ग्राउंड कैसे मिलेंगे कार्यकर्ताओं के साथ में, आपस में कितने मतभेद हैं, मैं चाहता हूं आप इस पे कमेंट करें, उसके बाद मैं इसका जवाब लेने के लिए धर्मेंद्र सिंह के पास जाऊंगा। मैं बस यही याद दिला रहा हूं धर्मेंद्र जी को कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट यही होता है कि आप अगर पूरे 40 चुनाव के मुद्दे अगर इसमें ढूंढेंगे तो आपके सपा के और कांग्रेस के बीच में किस तरह का तालमेल है, तो वो आपने आसू मलिक जी को और अभी आप इमरान मसूद साहब के दोनों को अपनी चीज़ों में देखें कि एक मीटिंग में जो वहाँ के क्षेत्रीय मीटिंग है, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, और एक दूसरे को बोलने देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह के गठबंधन आगे क्या भूमिका निभाएगी, ये बात तो क्या भूमिका निभाएगी धर्मेंद्र जी, इस तरह का गठबंधन जहां पर नेता और दोनों आपके बड़े फायर ब्रांड नेता है, चाहे वो सपा विधायक आपके विधायक हैं आशू मलिक जी, उनका अपना रुतबा है, उनका अपना जलवाए जलाल है आपकी पार्टी में, और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
आप देख रहे हैं कि वो बोलने नहीं दे रहे हैं, दिशा की बैठक चल रही है और आप कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जो दिया है सीटें ना 162 सीटें आप लोगों ने दे दिया, तो सब जो जिसको कहते हैं बीजेपी की सीटें आप ही लोग बांट रहे हैं। नहीं नहीं निखिल जी, हम दोनों तीनों सवालों का जवाब देंगे, उस पर आएंगे जो दिशा की बैठक में है। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पीडीए की परिभाषा बता रहे थे, लेकिन ये भूल गए जिस तरह से गुजरात के 2 लोग आकर के पूरे देश की संपत्तियों को, और उसमें ये भी पीड़ित हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे मथुरा हो, हर जगह जो गुजराती ABCD कंपनी है, अडानी अंबानी और जयशाह की, जिस तरह से पूरे देश को सीईओ की तरह चलाना चाहते हैं, उसमें विशेष रूप से हमारे आनंद भाई जैसे तमाम साथी हैं जिनको वहां अनुशासन में रहना पड़ता है और तमाम मुख्यमंत्रियों को सुबह पर्ची से जो है खोल दिया जाता है। वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पीडीए की परिभाषा देते हैं। अरे हमारे पीडीए क्या है, उसमें कौन लोग हो हम बता रहे हैं। और 24 में जनता ने उसी पीडीए को स्वीकार किया और 27 में आपको उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है, क्योंकि झूठे आंकड़े, कागज पर जापान का डेलीगेशन और जमीन पर एक भी काम नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, किसान हो, आधी आबादी हो, छात्र हो, सब देख रहा है। वो उस आपके कार्यों का जजमेंट करने का समय आ गया है, वो भी तब डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की, केंद्र की 3रे कार्यकाल की, यूपी की 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद अब समय हिसाब देने का आ गया। किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवान को नौकरी क्यों नहीं मिली, आधी आबादी सुरक्षित क्यों नहीं हुई, मेट्रो स्मार्ट सिटीज कहाँ चली गई, इस सब का समय आ गया है। किसानों की फसलों का दाम कहाँ क्यों नहीं दे पाए, क्यों समर्थन मूल्य नहीं दे पाए, की गारंटी नहीं दे पाए, वो सारा सवाल अब आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात देखिए, लोकतंत्र में विशेष रूप से सदन में यही तो खूबसूरती, हम कहते थे पार्लियामेंट में अगर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आते और सारे सवालों का इसी तरह जवाब देते, सुनते, बोलने से रोकने का प्रयास करते और फिर बाहर गले मिल करके जाते, तो यही डेमोक्रेसी है, जहां जो उचित फोरम, आखिर वहां पर सवाल जनता का ही पूछा जा रहा। चाहे आदरणीय आसू मलिक साहब सवाल पूछ रहे थे तो जनता जुड़े हुए सवाल थे, वो नियम का कांग्रेस के लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया। नहीं, मैं कहता रहा हूं वो अपना नियम का हवाला दे करके उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो ठीक है, स्वस्थ संवाद होना चाहिए। हम लोग इंडिया गठबंधन में साथी हैं और आपने देखा ही कि पिछले चुनाव में कितना शानदार तरीके से हम लोग साथ लड़े, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। हमारे नेता ने बड़े दिल से कहा था कि हमारे यहाँ गठबंधन में जो हमारे साथी रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जिसको साथ मिलाते हैं उसका अस्तित्व। तो धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल निखिल, मैं माफी चाहूंगा, धर्मेंद्र जी आपसे बहुत आप अच्छी बात कह रहे थे, मैं सिर्फ निखिल से परमिशन लेके आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये कांग्रेस जरूरी है या मजबूरी है आपके लिए? लोकतंत्र में वैचारिक गठबंधन होता है, समय के हिसाब से जो विचारों की धार तीव्र या स्लो चलती है, समय के हिसाब से विचार कैसे बदल सकते हैं? आपने कहा समय के हिसाब, विचार बदलने नहीं, समय के हिसाब से, विचारों की तीक्ष्णता और उसकी डिमांड के हिसाब से। और इस समय न मजबूरी है न जरूरी है, हम दोनों लोग वैचारिक रूप से एक साथ हैं। इंडिया गठबंधन में साथ है, इसके पहले चुनाव लड़े और अभी कंटिन्यू है। ये कहना कि गठबंधन, ये तो उसके लिए पूछिए जो अभी तमाम लोग बाहर हैं, जो किसी इस गठबंधन या उस गठबंधन जाने वाले हैं। दूसरी बात, जो हमारे नेता ने सीटों की बात की, देखिए वो हम अपने मन से कुछ नहीं कहते, ये गठबंधन के, भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के जो उत्तर प्रदेश में घटक दल हैं, उनके जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं, जो मंचों से बोल रहे हैं। अभी आपने संजय निषाद जी को देखा, उन्होंने कहा कि मैं तो धरना देने जा रहा हूं, मंत्री पद मुझे नहीं चाहिए। आपने वादा किया था पिछड़ों को सम्मान देने का और निषाद बिरादरी को दलितों में शामिल करने का, आपने धोखा दे दिया। ओम प्रकाश राजभर जी ठीक है, इस समय किस मजबूरी में बोल रहे हैं, वो भी यही आरोप लगा के जब छोड़े थे कि इन्होंने पिछड़ों का हक मारने का काम किया, पिछड़ों को धोखा देने का काम किया। ठीक है, आप लोग अपनी बात रखेंगे, जाहिर तौर पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद है। आप अमित शाह तक की बात लेकर के आए, अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार थे, आप लोगों ने सुना नहीं, आप वॉकआउट करके चले गए, आपने उनको बोलने नहीं दिया, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, सुन लीजिए ना, फिर आप उस बात को यहां तक चूंकि आप लेकर आए इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर क्योंकि बीजेपी का तो कहना है भाई वो लेकर के आए थे कि हम वो जवाब देना चाह रहे हैं, आप लोगों ने सुना नहीं, तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने सुनी नहीं बात। सुन लीजिए पूरी बात, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई ये लोग ओम प्रकाश राजभर जाने किस दबाव में बोल रहे हैं। तो जो आपके खिलाफ बोल रहा है वो दबाव में बोल रहा है, जो आपके फेवर में बोल रहा है वो अपने मन से बोल रहा है। ये तो ठीक है, आपकी सियासत की भाषा है सर, लेकिन ठीक है, ठीक है। मैं ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था, हम अपनी तरफ से नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी ने भाजपा को जाने क्या क्या कहा तो अलग विषय, लेकिन अभी उन्होंने आपके सामने एक इंटरव्यू में कहा था कि जितना जो मदारी जैसे कहता है हम तो उसी तरह नाचने बोलने ठीक है सर। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जाने क्या क्या कहा था वो भी अगर आप कहेंगे तो, और सबको पता है,
तो इसलिए जो आपने कहा ना कि ये किसने किसको क्या कहा था गठबंधन में, आपने कहा समय के हिसाब से गठबंधन बदलता है, और यही शायद आज के राजनीति की सबसे बड़ी विद्रूपता और सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपने ये बात खुद कह दी, भले ही अनजाने में कही कि समय के साथ गठबंधन। आपने कहा विचारों और समय, तो विचार तो खैर मिलते हैं नहीं मिलते मैं नहीं जानता, लेकिन समय जरूर इसको साथ में लेकर के आया है। मैं चाहूंगा कि आनंद दुबे जी ये बताइए कि किस तरह से ये सारा आप लोगों के लिए जो एजेंडा है दरअसल इन चुनावों में वो किस तरह से आगे रहेगा, क्योंकि आपके जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, वो विकास की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं जी विकास तो ट्रैक से उतर गया है। कहां विकास हुआ है? विकास पर सबसे बड़ी बात जी बोलिए जी मैं ये कह रहा कि इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश विनाश किया और जिनकी कामना आज विनाश हो तो उनके आंखों पर वो विकास चश्मा ही है कि वो विकास को देखे। अब मैं छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी सरकार थी उस उत्तर प्रदेश जो जीडीपी का जो आकार था वो कुल 13 लाख करोड़ था, आज वो 30 लाख करोड़ से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की जब सरकार तो उत्तर प्रदेश का बजट पेश होता था वो 3,40,00,000 करोड़ का बजट था, आज वो 9 करोड़ से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष आय जो थी उस समय 40,000 रुपए थी, आज 1 से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में निर्यात है वो उस समय 84,000 करोड़ था, 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में चाहे फसल खरीदने की बात हो, आज 1 हफ्ते में किसानों को पेमेंट मिलता है, 3 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों को पेमेंट किया गया और इनके कार्यकाल का भी उधार हमने फिट किया। इसके अलावा चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे मेट्रोज हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, किसी चीज में ये उत्तर प्रदेश की पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं, ये समाजवादी पार्टी की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो, उन्होंने जितना कार्य 10 साल में किया उससे 3 गुना हमने इन साल में किया और बेहतर कानून व्यवस्था के साथ किया है। अब बात रही कि इनके गठबंधन की, तो आपने वीडियो दिखाया ही, इसके पहले आप ही चुके हैं और कोई भी इन साथी, चाहे वो ओम प्रकाश जी रहे हो, चाहे केशव देव मौर्य रहे हो, चाहे कोई आओ, चाहे बहन आई हो इनके साथ, चाहे कांग्रेस की, सबसे इनकी खटपट हुई रही है। कहू रही कैसे बेर के संग वहडत रसा अपने के पतंग, तो ये कुल मिलाकर यह गठबंधन है, ये उत्तर प्रदेश के मामूम जनता को, भोली भाली जनता को ठगने के लिए जो गठबंधन बना है कि कलाई खुलकी है, चौक में खटक फटाक का सपना कर जो काठ की हड़ चढ़ाई गई थी वो जल के हो चुकी है और इस बार जनता इस ठगबंधन को निपटा मूड बना के नहीं तो क्या विकास मुद्दा रहेगा? निखिल जी विकास नहीं मैं आ रहा हूं क्योंकि इन्होंने एक बात ये बात ठीक है कि आपने विकास बताई इतनी सारी बातें, क्योंकि तो विकास का आंकड़ा दे दिया, ये गरीबी बात करते हैं, इनसे पूछ लीजिए कि समाजवादी पार्टी 12-17 के कारण में कितने गरीबों को मकान बनाया, 36,000 मकान बने का शिलान्यास अखिलेश यादव जी ने था और उसमें से केवल 3,000 मकान बना पाए और हम 9 साल 62 लाख परिवारों को मकान बना देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश शौचालय बना हमारी सरकार, घर मिला हमारी सरकार, गरीबों के खाते खुले तो हमारी सरकार में, गाँव में सड़क थी हमारी सरकार में। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है जवाब लेते हैं। कर रहे थे या परिवार की भी दूर कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। नहीं, मैं बिंदुवार आनंद जी को सुन रहा था, तीनों इनके मुद्दे पर गठबंधन और ठगबंधन किसको कहते हैं। जब आनंद दुबे जी की फर्जी राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी और जाकर के पीडीपी से जो पाकिस्तान परस्त है, सेपरेटिस्ट की बात करती है, उससे मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसको ठगबंधन कहते हैं। गठबंधन धर्म किसको सिखा रहे थे? जब ये जो इनके साथ रहता है उसकी पार्टी खा जाते हैं, उसका अस्तित्व मिला जाते हैं, जो महाराष्ट्र और पंजाब में देखने को मिला, ये गठबंधन धर्म पे हमको ज्ञान दे रहे हैं। अरे हमारे साथ जो आया ठीक है, समय पे छोड़ के चला गया, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, न कड़ी बात बोली, न उसकी पार्टी को तोड़ने मिलाने काम किया। ये बेईमानी आप अब साथ मिला करके निपटाने वाला काम भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, डेवलपमेंट किसे कहते हैं आप बता दिए, 2 गुना 3 गुना हो गया, उसके सापेक्ष कर्ज 4 गुना हो गया, ये भी बताना चाहिए था। प्रति व्यक्ति आय में आप कहां, ये भी बताना चाहिए था। और मैं बताऊं 12 से 17 में करीब 7, जी अब सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिए, बताइएगा, 7% की दर से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा, जीएसडीपी 7% 12 से 17 के बीच में, और 17 से 25-26 के बीच में 6% के दर से बढ़ा। किसका रेशियो ज्यादा था?
अब ये कितना हो गया। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हमारे समय में HCL जैसी, TCS जैसी कंपनियां, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, चाहे लखनऊ के अंदर HCL तैयार हुई, सीजी सिटी हुई, जहां पर हमने केवल ईंटा नहीं रखा, केवल कागजों पर एमओयू नहीं किया, वो जमीन पर उतार के बताया और लोगों को नौकरियां दिख रही है वहां जाकर के उसी समय। ठीक है सर, समय बहुत कम रह गया, मैं जल्दी से। लंबा कार्यकाल मिला, 9 साल का, आपने उपलब्धि के नाम पर आपने। ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर, अब समय बहुत कम रह गया। आनंद दुबे को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, आनंद दुबे रिस्पॉन्ड करिए। आपके समय में तेज हवा से पुल उड़ गया, ठीक है सर। आपके समय में चूहे पुल। अरे सर, आपके समय में भी बहुत सारी चीजें हुई, अब इतनी लंबी मत आइए सर। अरे जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए। ठीक, आनंद दुबे जवाब दीजिए, आनंद दुबे जवाब दीजिए। इन्होंने फैक्ट्रियों की बात की, सैमसंग का डिस्प्ले यूनिट हमारी सरकार है, बगल में ले जाइए थोड़ी दूर पे इधर में लखनऊ से ब्रिटानिया की फैक्ट्री बाराबंकी में हमारी सरकार है, ऑस्टिन प्लाईवुड संडा में हमारी सरकार है, पेप्सा प्लांट मथुरा में हमारी सरकार है, बर्जर पेंट फैक्ट्री हमारी सरकार, बॉबलेस कार्ड फैक्ट्री हमारी सरकार में। उत्तर प्रदेश में हर जिले में ODP के जरिए उत्तर प्रदेश सशक्त करने का काम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करिए किया आपने। तो वन डिस्ट्रिक्ट माफिया, अरे वन डिस्ट्रिक्ट ना तो आपने कमाल कर दिया। ठीक है, बीच में मत बोलिए भाई, बीच में बहुत अच्छी डिबेट की है सर। धर्मेंद्र जी आपने अपना पॉइंट रखा। धर्मेंद्र जी ठीक, टांडा जो है कपड़ा उद्योग, आखिरी कमेंट पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, मुरादाबाद की पीतल। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है सर, ठीक है, चलिए इस पर एक दिन विकास पर बहस करा लेंगे। अरे जल्दी करा लेंगे सर, चलिए धर्मेंद्र जी आपको बुलाएंगे, विकास पर बहस करा लेंगे, बिल्कुल एक दूसरे का जवाब दीजिएगा। मैं चाहता हूं आखिरी कमेंट विनोद मिश्रा जी, बहुत शॉर्ट में सर। मैं धर्मेंद्र जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों का आज का डिस्कशन, सच में बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोगों को भी सीखने समझने के लिए। लेकिन जयंत जी के लिए अगर कहते हैं अखिलेश जी कि हमने 54 को रुपया बना दिया, तो अब ये बताइए कि यूपी में जो रुपया बनाने वाला जो अखिलेश जी का अपना तजुर्बा है, इस बार वो रुपया किसको बना रहे हैं? अपने सहयोगी दलों में से। अगर मान लीजिए जयंत जी एक पश्चिम यूपी में एक बड़े, और आप कह सकते हैं कि एक बड़ी पार्टी के रूप में उनको सहयोग किया है, लेकिन अखिलेश जी ने उनको रुपया बना दिया। अब बीजेपी के लिए पश्चिम यूपी में अगर जयंत जी उनके साथ में है, तो ये क्या दूसरा रुपया आप तलाश रहे हैं, या फिर अखिलेश जी खुद जानते हैं कि जिसपे वो हाथ रख देंगे वो रुपया बन जाएगा? ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ के स्पीड और स्किल में बीजेपी के साथ में मैच करने में अभी सपा को और दूसरी पार्टियों को बहुत मेहनत होगी। आप दोनों पार्टियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन कम से कम मैदान में दिखिए। ठीक है, शुभकामना इन दोनों लोगों को है। विनोद जी शुभकामना आप दोनों लोगों को है, सभी को है। आनंद दुबे जी, धर्मेंद्र सिंह जी, विनोद मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुभकामना इन सभी लोगों को है। लेकिन दरअसल सरोकार जनता का होना चाहिए कि आखिर जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, और विकास किस तरह से तेजी से सरपट आगे भाग सके, कैसे विकसित हो प्रदेश, ये देखने की बात है। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।